नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा की मेजबानी में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ अब से थोड़ी देर बाद होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पंचकूला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुभारंभ करेंगे। 4 से 13 जून तक चलने वाले खेलों को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए रोजाना रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण में देश भर के करीब 8,500 खिलाड़ी, कोचेज और सहयोगी स्टाफ भाग ले रहे हैं। यहां 1866 पदकों के लिए खिलाड़ी मैदान में दम दिखाएंगे। इनमें से 545 स्वर्ण पदक, 545 रजत पदक और 776 कांस्य पदक शामिल हैं। 25 खेल, 5 स्थान जिनमें पंचकूला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेलों का महाकुंभ खेलो इंडिया हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसमें खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। लेकिन एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको इन खेलों के बारे में पूरा अपडेट देने जा रहे हैं कि किस तरह से इन खेलों का आयोजन होगा और कहां-कहां। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज ज्यादातर खेलों की हरियाणा मेजबानी कर रहा है। ये बड़ी बात इसमें है। 4 से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स चलेंगे। अपडेट आपको दे रहे हैं। 8,500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ इसमें भाग लेंगे। 1866 पदकों के लिए खिलाड़ी मैदान में दम भरेंगे। 545 स्वर्ण पदक, 545 रजत, 776 कांस्य पदक। 25 विभिन्न खेलों में पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा है। 5 पारंपरिक खेलों को भी इसमें शामिल किया गया है। योग, थांगटा, गतका, मलखंब, कलरीपट्ट पारंपरिक खेल शामिल किए गए हैं। एथलीटों के लिहाज से हरियाणा सबसे बड़ा दल है। सबसे छोटा दल अंडमान निकोबार के, जिसमें 6 एथलीट शामिल हैं। लद्दाख के 7 प्रतियोगी भी अपना दम दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे। आयोजन स्थल पंचकूला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली हैं। बैडमिंटन के मुकाबले 4 से 7 जून तक चलेंगे। मुकाबलों के बारे में अपडेट। टेबल टेनिस के मुकाबले 9 से 13 जून तक चलेंगे। कबड्डी के मुकाबले 3 से 7 जून तक पंचकूला में। तो ये बड़ा अपडेट है। हैंडबॉल के मुकाबले जो है, बॉल के मुकाबले 9 से 13 जून तक। रेसलिंग के मुकाबले 4 से 8 जून तक होंगे। बास्केटबॉल के 9 से 13 जून तक मुकाबले चलने वाले हैं। वॉलीबॉल के 3 से 8 जून तक मुकाबले होंगे। खेलों का आयोजन होगा। बॉक्सिंग, खो खो मुकाबले 9 से 13 जून तक, जिन पर हरियाणा की नजर। गतका और थांगता के मुकाबले 4 से 7 जून तक होंगे। कलारी पयट्टू के मुकाबले 10 से 12 जून तक चलेंगे। योगासन के मुकाबले 4 से 7 जून तक आयोजित होने जा रहे हैं। मलखंब के मुकाबले 8 से 12 जून तक चलेंगे। तो यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। वेटलिफ्टिंग के मुकाबले 5 से 9 जून तक खेले जाएंगे। टेनिस 7 से 11 जून तक के मुकाबले चलने वाले हैं। जूडो 9 से 12 जून तक इसका आयोजन होने जा रहा है। आर्चरी के मुकाबले 10 से 12 जून तक होंगे। हॉकी के मैच 4 से 10 जून तक आयोजित किए जाएंगे। जिम्नास्टिक के मुकाबले 5 से 7 जून तक चलेंगे। स्विमिंग के मुकाबले 8 से 12 जून तक। साइकिलिंग के ट्रैक मुकाबले 5 से 7 जून तक और उसके बाद साइकिलिंग के रोड इवेंट 10 से 12 जून तक आयोजित होंगे। शूटिंग के सभी इवेंट 6 से 9 जून के बीच चलेंगे। तो इन तमाम खेलों को लेकर अपडेट दिया। और आप भी इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर अपने मन में कोई सवाल रखते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलते रहेंगे। लेकिन इस बीच आज कुछ एक सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। वो सवाल आपको दिखाएंगे तो लगातार नंबर भी टीवी स्क्रीन पर चलेंगे और ग्राफिक्स के माध्यम से ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इनमें किस प्रकार के मुकाबले होंगे वो भी आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। चर्चा भी लगातार हम करेंगे। और जैसे इन खेलों का देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से शुभारंभ होगा, वो भी अपडेट आपको हम दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसकी विक्ट्री होगी और इसमें कौन हिस्ट्री रचेगा, इस पर बात करेंगे। युवा खिलाड़ियों की बारी है। भविष्य के लिए कितनी तैयारी है। 250 करोड़ का खर्चा, क्या इससे खेलों का बढ़ेगा दर्जा? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और आप भी जो है हमारे साथ संवाद कर सकते हैं। और इन खेलों के लिहाज से आपको क्या लगता है, कौन सी स्ट्रीट ज्यादा अपना दम दिखा सकती है, उस पर आप बात रख सकते हैं। और इन खेलों से आने वाले दिनों में ओलंपिक की तैयारी को लेकर बात करें तो उससे कितना बल मिलेगा देश के खिलाड़ियों को, वो भी आप बात कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के जो खेल हैं वो खिलाड़ियों में उत्साह भरते हैं, उनमें जोश का संचार करते हैं, जज्बे का संचार करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान राजेश कुमार राजूंद, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच हमारे साथ हैं। ओलंपियन मनोज कुमार के भाई हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार शमशेर भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं। मैं बढ़िया भाई।
राजेश जी, आज जिन खेलों को लेकर हम चर्चा करेंगे, आपकी भी कहीं ना कहीं पूरी नजर उस पर बनी हुई है। हालांकि बॉक्सिंग को लेकर तो आपकी नजर रहेगी जब इवेंट शुरू होंगे, लेकिन आज जो इस इवेंट का एक आगाज मैं कहूं कि औपचारिक तौर पर थोड़ी देर बाद सब होने वाला है। हम देखेंगे किस तरह से इन खेलों का आप देखते हैं और इससे हिंदुस्तान के युवाओं का मनोबल कितना बढ़ेगा, कितना फायदा इनसे होने जा रहा है। शमशेर भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि खेलो इंडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जी, जिससे जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है वो अपने खेल को उस मंच पर प्रदर्शित करेगी जिस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपना प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि यहाँ सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात है। और ये भारत सरकार की बहुत बढ़िया नीति है कि वो खेलो इंडिया को लेकर आई है। बिल्कुल। और इसमें एज ग्रुप की जैसे हम बात करें, 17 साल तक का एक एज ग्रुप है, 21 साल तक एक एज ग्रुप है। और उससे फायदे की बात हम करें, अगर मान लो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खिलाड़ियों को जाने का मौका मिलेगा और यहाँ जो मैदान, जो प्रतिस्पर्धा करने का मौका उन लोगों को मिलने जा रहा है जिस मैदान पर, तो उसको एक हम प्राथमिक तौर पर उसकी तैयारी समझ सकते हैं। चाहे हम कॉमनवेल्थ गेम्स में जाएंगे, ओलंपिक में जाएं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएं, तो वहां यहां से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है जो इनके लिए आने वाला कल का एक आधार तैयार कर रहा है। बिल्कुल शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, खेलो इंडिया जो मुहिम है सरकार की, इनमें जो खिलाड़ी पदक जीतेगा उनको स्पेशल फैसिलिटीज देगी भारत सरकार। उनको हर महीने 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी और उनके चॉइस का ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा इंडिया में। जो भी वो चॉइस देंगे, जहां पर भी वो ट्रेनिंग करना चाहेंगे, तो वो ट्रेनिंग सेंटर उनको मुहैया करवाएगी भारत सरकार और हर महीने उनकी पॉकेट में 10,000 रुपए भी डालेगी। ये इतनी अच्छी मुहिम है, इससे खिलाड़ी को दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है कि मेरी तैयारी में कोई कमी रहेगी या नहीं रहेगी। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए। बिल्कुल, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। और आपने एक बात का जिक्र किया जिसको लेकर बहुत बार चर्चा होती है कि एक खिलाड़ी जिसके लिए ट्रैक पर दौड़ने के लिए जूते नहीं होते हैं, खाने के लिए अच्छी डाइट नहीं होती है, और माता पिता भी अपने आप पेट काट काट कर एक खिलाड़ी को तैयार करते हैं। और जैसा कि मैं समझ पाया हूं, आपने जो मेहनत, जो कसरत खुद की है और उसके आधार पर आपने मनोज को तैयार किया, और ऐसे और भी युवा खिलाड़ियों को आप तैयार कर रहे हैं। कितना एक खिलाड़ी को तैयार करने में कष्ट की अनुभूति होती है, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? बिल्कुल शमशेर जी, मैं बताता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी है, खासकर हरियाणा में, सब गांव से आते हैं और गांव में वो सुविधाएं नहीं होती जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए ग्रास रूट पर। लेकिन ये एक ऐसी मुहिम है जहां पर ग्रास रूट पर ही इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है। जब हम खेलते थे तो हमें जीतने पर, जब हम स्टेट में मेडल जीतते थे या नेशनल में मेडल जीतते थे, तो 720 रुपए मिलते थे। और आज खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म में जीतने पर ही आपको 10,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिल रही है और आपकी चॉइस का ट्रेनिंग सेंटर मिल रहा है। चाहे इंडिया में आप कहीं भी ट्रेनिंग करो, वो आपकी चॉइस का होगा। तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और जैसा कि आप आज इस खेल आयोजन का शुभारंभ होने जा रहा है, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी वो करने जा रहे हैं, तो ये हरियाणा सरकार ने जो तैयारी की है वो इतनी अच्छी तैयारी करी है कि जो मेहमानबाजी होगी वो आज तक किसी भी खेलो इंडिया में नहीं होगी। पूरा जिस तरह से हरियाणा कहते हैं ना कि दूध दही का खाना ये है मेरा हरियाणा, तो खिलाड़ियों को खाने के अंदर भी स्पेशल डिश तैयार करके दी जाएगी। जो हरियाणा के मेहमान नवाजी है उसको पूरा भारत देखेगा। हरियाणा सरकार ने और हरियाणा का जो खेल विभाग है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। हरियाणा खिलाड़ियों को एक अच्छे से अच्छी सुविधा देने की कोशिश की है। हम पहले की तैयारियों का जिक्र करें, जैसे आपने कहा कि पहले हम देखते थे किस तरह से खिलाड़ी को कितने कम पैसे, हालांकि हर वक्त का अपना अपना एक दौर होता है, अपने अपने लिहाज से सरकारें तैयारी करती हैं। लेकिन अगर इन खेलो इंडिया की इस तैयारी को लेकर बात करें, जो चौथा संस्करण है, इससे खिलाड़ियों में सुधार की बात मैं करना चाहूँगा आपसे। पिछले 3 संस्करण से आपने कितने बदलाव देखे हैं? क्योंकि हज़ारों करोड़ रुपए खर्च भी हो रहे हैं
और उससे बदलाव की जब बात आती है तो रिजल्ट की बात आती है, तो बदलाव की बात आती है, और बेहतर बदलाव होते हैं तभी परिणाम सामने आते हैं। तो आपने कितना सुधार देखा है इन 3 संस्करण के बाद हमारे खिलाड़ियों के खेल स्तर में? हमारे खेल स्तर में देखो, जो खेलो इंडिया गेम है, जो खेल है हमारे, इसके अंदर बेस्ट एक खेलती है, चाहे वो टीम इवेंट हो या इंडिविजुअल इवेंट हो। जो भी इंडिया के, जैसे बॉक्सिंग से लगा लो आप, बॉक्सिंग की जब युवा वर्ग की, यूथ की नेशनल हुई थी, तो उसके अंदर तो बेस्ट एक वेट कैटेगरी में जो बेस्ट प्लेयर है वो रिप्रेजेंट करेंगे जी। तो उन 8 में प्रतिस्पर्धा है, एक प्रतियोग, एक अपनी बाउट जीतेंगे, एक फाइट जीतेंगे तो वो मेडल के हकदार हो जाएंगे जी। और ये देखिए कि जो हमें एक ऐसी टीम, सेकंड टीम, हम अपने बेंचेज वाले प्लेयरों को तैयार कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेंच बना रहे हैं हम अपना। हम अब सीनियर पर डिपेंड नहीं रहेंगे, सीनियर को मुकाबला देने के लिए हम यूथ को भी तैयार करें साथ साथ में जी। तो एक दर्शक मेरे साथ हैं राजेश जी, उनसे जरा पूछ लेते हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। नीरज जगाधरी से नियमित तौर पर अपनी बात रखते हैं और अलग अलग इवेंट पर जब बात होती है, चाहे मसला कोई भी हो, अपना विचार साझा करते हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। चलिए, संपर्क में नहीं है नीरज जी, दोबारा जुड़कर आप कॉल कर सकते हैं। राजेश जी, एक बात हरियाणा के लिहाज से मैं करना चाहूँगा। हरियाणा की जब भी बात आती है तो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स की बारी आती है, ओलंपिक की जब बात आती है, तो सबसे पहले सबकी निगाहें हरियाणा पर होती हैं, और इस बार तो हरियाणा ही मेजबानी कर रहा है। तो हरियाणा को पदकों के लिहाज से कहाँ देखते हैं आप? क्या इस बार सबको पछाड़कर हरियाणा जो है नंबर 1 होने जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा नंबर 1 है, क्योंकि आप ओलंपिक ले लो या कॉमनवेल्थ ले लो या एशियाड ले लो, कोई भी खेल हो, हरियाणा का अपना ही नेतृत्व है और हरियाणा के प्लेयर्स मेडल जीतते हैं। छोटा सा राज्य है, तो निसंदेह बिना संकोच के मैं कहना चाहूंगा कि इन खेलो इंडिया में हरियाणा नंबर 1 बनकर उभरेगा। आपकी निगाहें तो खासकर बॉक्सिंग के मैचेस पर रहने वाली हैं, तो जिस दिन ये इवेंट शुरू होंगे बॉक्सिंग की, उस दिन आपका ध्यान पूरा दिन टीवी पर या जहां जहां पर भी कार्यक्रमों का प्रसारण होगा वह रहने वाला है। बॉक्सिंग के लिहाज से कहां पर हरियाणा का मुकाबला किसके साथ आप देख रहे हैं? कौन सा स्टेट ऐसा है जो टक्कर दे सकता है, या फिर हरियाणा की टीम बॉक्सिंग में जो है वो बाजी मार जाएगी, सभी पदक अपनी झोली में डालेगी? हरियाणा का मुकाबला बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी जो सर्विसेज है उसके साथ है मेन मुकाबला जी। बाकी हमारे साथ कोई मुकाबले में नहीं है। तो जो हमारा मेन मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, वो सर्विसेज के साथ है। और पदक तालिका में क्या है, पदक तालिका में ब्रॉन्ज जीतना और सिल्वर जीतना इतना मायने नहीं रखेगा। पदक तालिका में नंबर 1 बनाने के लिए जो भी जितने ज्यादा गोल्ड आएंगे वो पदक तालिका में ऊपर लेके जाएगी। ब्रॉन्ज और सिल्वर मायने नहीं रखता, आपको ऊपर ले जाने में गोल्ड मायने रखेगा कि हम कितने गोल्ड जीत पाते हैं। क्योंकि देख पा रहे हैं कि कुछ इवेंट पे तो ऐसा होता है कि 2 लोगों को ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है, लेकिन जब स्वर्ण पदक की बारी आती है तो 545 स्वर्ण है और 545 रजत पदक हैं। तो हरियाणा की निगाहें तो इन पर रहने वाली है। सबसे ज्यादा जो स्वर्ण पदक हैं वो मेडल टैली में जितने ज्यादा होंगे उसी को जो है चैंपियन माना जाएगा स्टेट को। बिल्कुल, हमारी अच्छी शुरुआत हुई है। वॉलीबॉल की हमारी टीम जीत गई है, कबड्डी में हमारी टीम जीत गई है, तो शुरुआत अच्छी है और इस शुरुआत को हरियाणा मेंटेन रखेगा और लास्ट तक पदक तालिका में अपने आप को पहले पायदान पर रखेगा। पिछले कुछ समय से देख पा रहे हैं कबड्डी का, जैसे आपने जिक्र किया, कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग शुरू होने के बाद ये देखा जा रहा है कि माहौल कबड्डी के प्रति रुझान जो है वो युवाओं में बढ़ा है, और उसमें हरियाणा के जो ज्यादातर खिलाड़ियों की बात करूं तो उसमें बहुतायत संख्या हरियाणा के खिलाड़ियों की होती है। और प्रो कबड्डी के आने के बाद एक स्टैंडर्ड लेवल जो खेल का होता है बढ़ जाता है, मैट पर कबड्डी करना। और जब बड़े इवेंट में जब इस तरह के इवेंट होते हैं, एशियन गेम्स की जब बात आती है, तो भारत कहीं ना कहीं सबसे आगे दिखता है। तो इस टूर्नामेंट में क्या कबड्डी में हरियाणा जो है वो पदक तालिका में सबसे ऊपर रहेगा, या फिर सर्विसेज से या किसी अन्य स्टेट से आप देख रहे हैं कि कबड्डी में हरियाणा का मुकाबला होगा? नहीं, देखिए, अभी मैं बताना चाहूंगा, अभी बंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, तो वहां पर हमारी सारी हरियाणा की टीम में खेल रही थी जी। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीम फर्स्ट आई है महिला वर्ग में, और पुरुष वर्ग में वहां पर एमडीयू टीम जीती है। तो कबड्डी हरियाणा का गेम है और हरियाणा नंबर 1 रहेगी जी। अब थोड़ा खेलों के प्रति स्टेट गवर्नमेंट की बात भी करेंगे, क्योंकि मेजबानी हरियाणा कर रहा है। तो मनोहर सरकार की तरफ से खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, खिलाड़ियों को ओलंपिक में 6 करोड़ रुपए देने की बात हो, या फिर और अन्य गेमों में लाखों रुपए के प्राइज मनी देने की बात हो, तो कितना स्तर जो है सरकार की तरफ से ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है?
देखिए शमशेर जी, कोई भी सरकार हो, जब प्लेयर्स को मान सम्मान मिलेगा तो निस्संदेह वहां पर खेल का स्तर बढ़ेगा। तो सरकार जब इंसेंटिव लेके आती है तो एक जो प्लेयर होते हैं, प्लेयर की एक प्लेयर ही प्रेरणा होता है। जब आप खिलाड़ी को बड़े पद देते हैं और बड़ा इंसेंटिव देते हैं तो खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। चाहे उसमें नीरज चोपड़ा का नाम हो, चाहे बॉक्सर मनोज का नाम हो, बॉक्सर अखिल का नाम हो, बॉक्सर जय भगवान का नाम हो, है हमारे सीमा अंतिल का नाम हो, तो वो बड़े चेहरे हैं और बड़े नाम हैं। जब उन्हीं को देख के छोटे खिलाड़ी प्रेरित होते हैं। तो सरकार अपना काम कर रही है, सरकार इंसेंटिव दे रही है प्लेयर्स को, और प्लेयर्स भी उनको निराश नहीं कर रहे हैं, उनकी झोली में पदक ला डाले हैं। खेल नर्सरी का थोड़ा सा आपसे मैं पूछना चाहूंगा। ये तो एक इवेंट इस प्रकार की, इसमें तो वो बेहतर खिलाड़ी परफॉर्म करने वाले हैं जो अपनी अपनी स्टेट के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, चाहे अंडर 17 और अंडर 21 की बात हो। खेल नर्सरियों की पहल जब सरकार ने की थी उस वक्त ये बात लोगों के जहन में थी कि एक खिलाड़ी को जो 7-8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में खेल खेलना शुरू करता है तो उसके पास इन तमाम चीज़ों की असुविधाएं होती हैं। खेल नर्सरियों की जो कामयाबी है वो आपको लगता है कि प्रभाव दिखा रही है या फिर उनमें कहीं चूक है जिस पर काम करने की जरूरत है? देखिए, अभी हरियाणा सरकार ने पीछे जो आवासीय खेल नर्सरी है वो शुरू की है। क्योंकि जब एक आवासीय खेल नर्सरी का फायदा खिलाड़ी को मिलता है, यदि आप उसको उसे अकाउंट में पैसे डालोगे, उसको इंसेंटिव कैश के रूप में दोगे, तो उसके पैसे वो घर वाले भी कर सकते हैं, वो अपने दूसरी जरूरतों में भी उनको कर सकता है। लेकिन जो आवासीय नर्सरी होती है उसमें क्या होता है, खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग करे और रेस्ट करे और उनको एक अच्छी बैलेंस डाइट मिलती है। तो सरकार ने पीछे अलग अलग गेम की, हर जिले में जहां पर जो भी गेम पॉपुलर है, जैसे भिवानी में बॉक्सिंग है, अपने कुरुक्षेत्र में हॉकी है, तो इस तरह से अलग अलग जगह पर कुछ आवासीय नर्सरी दी है। और जो हमारे स्टेडियम है उनमें वो जो डे बोर्डिंग है वो भी नर्सरियां शुरू की है। नर्सरियों से देखो सरकार अपने तरफ से हर प्रयास करने की कोशिश कर रही है। अब उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, वो एक कोच और एक खिलाड़ी को देखना है कि वो कोच और वो खिलाड़ी कितना मिलकर काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग की बात आपसे जरूर करूंगा क्योंकि आप युवाओं को, छोटे बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं और कॉलेज लेवल पर जो खिलाड़ी खेलते हैं आप उन, चाहे लड़की हों चाहे लड़के हों लड़कियां, उनको भी आप ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, एक कोच के गाइडेंस का महत्वपूर्ण रोल होता है। वो हमारे देश में उसका स्तर कैसा आप देखते हैं? और मैं ये भी देख रहा हूं कि जितने भी कोचेस हमारे देश में हैं या प्रदेश में हैं, उनका खुद का जो आर्थिक स्तर है वो भी इतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ाने की, उनकी मदद करने की जरूरत है? खिलाड़ी तो जैसे तैसे करके 2 साल 4 साल 5 साल के लिए मेहनत करके कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे युवा भी हैं जिनको एक निश्चित समय आने के बाद नौकरी नहीं मिली है या किसी और वजह से अनफिट हो गए हैं, चोट लग जाती है। तो ऐसे लोगों की तरफ भी मुझे लगता है कि सरकारों को देखना चाहिए। वो परिस्थितियां कैसी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में? बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि जब खिलाड़ी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है नेशनल में, तो उस खिलाड़ी की उसी समय जो नौकरी है वो पक्की हो जानी चाहिए, सिक्योर हो जानी चाहिए उसको, कि उसका जीवन अब को सिक्योरिटी मिल गई है और वो परिवार पर बोझ नहीं बनेगा आने वाले समय में। लेकिन बहुत से सभी खिलाड़ी भाग्यशाली नहीं होते, आपकी बात ठीक है, इंजरी भी कारण है, मार्गदर्शन भी कारण है, कई खिलाड़ियों का मार्गदर्शन ठीक से नहीं हो पाता, वो रास्ते से भटक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी खामी है कि हमारे देश में समय पर खिलाड़ी को नौकरी न मिल पाए। यदि समय पर खिलाड़ी को नौकरी मिल जाती है तो एक तरफ से वो उसकी चिंता दूर हो जाती है कि मेरी लाइफ अब सिक्योर है, मुझे टेंशन नहीं है, और वो पूरा टोटली 100% अपने गेम को दे पाता है उसके बाद। लेकिन कहीं ना कहीं कमी है कि इतनी जॉब नहीं है खिलाड़ी के लिए। यदि हम रेलवे और आर्मी को छोड़ दे तो खिलाड़ी तो सड़कों पर मिलेंगे आपको, इतनी बेरोजगारी हो जाएगी। आर्मी और रेलवे ऐसी 2 संस्थाएं हैं जो खिलाड़ियों को नौकरी देती है। और अब तो खैर हर राज्य में सुधर आया, पीछे यूपी सरकार ने भी अपने जो भी खिलाड़ियों को A1 क्लास नौकरी दी है। अब एक एक को देखकर दूसरे राज्य भी बदल रहे हैं और आने वाला समय हम यही इच्छा जाहिर कर सकते हैं, सकारात्मक
सकारात्मक रूप से कि आने वाला भविष्य खिलाड़ियों का अच्छा होगा और खिलाड़ियों को जो सुविधाएं देरी से मिलते हैं वो सुविधाएं पहले मिलेगी। जी कोच साहब, एक ज्वलंत मसला है जिस पर आपका विचार बहुत अहम रहेगा। जो हिंदुस्तान का युवा है, या फिर दिल्ली एनसीआर की बात पे करूं तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जो बात है, हालांकि उसमें आरोप किस पर लग रहे हैं, कौन जिम्मेदार है या किसने इसको स्वीकार किया है, ये अलग चीज़ है। लेकिन ये बात निकल रही है कि युवा गलत रास्ते पर जा रहा है, भटक रहा है, और ज़्यादातर इसमें वही लोग शामिल हैं जो किसी न किसी वक्त में किसी खेल से जुड़े रहे होंगे। ज्यादातर ऐसे युवा साथी हैं जिनको समय पर जैसे नौकरी नहीं मिली, समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिला, या फिर किसी ना किसी वजह से भटक गए। मैं खेलों को और सरकारों को, जो खिलाड़ी खेलते हैं, खेल संस्थान हैं और जो सरकारें हैं, उनको युवाओं को ट्रैक पर लाने के लिए क्या उनका फ्यूचर सिक्योर करना इतना जरूरी हो गया है कि आज हमारा युवा रास्ते से ना भटके और फिर इस प्रकार की घटनाएं देखने को ना मिले। क्योंकि ज्यादातर ये बात सामने आती है कि खिलाड़ी जो होते हैं वो रास्ते से भटकते हैं और उसके बाद फिर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि समय पर उनको वो चीज नहीं मिलती जो वो जिसके वो हकदार हैं। बिल्कुल शमशेर जी, मैं कहना चाहूंगा, देखो सिद्धू मूसेवाला जी का जो मर्डर हुआ है किस कारण से हुआ है, क्यों हुआ है, मैं वो नहीं, लेकिन जब मैं बार बार उसकी वीडियो फेसबुक के माध्यम से, अपना इंस्टाग्राम पर उसकी रील वगैरह देखता हूँ, उसके माता पिता का जो दर्द देखता हूँ मैं, और जो उसके फैन फॉलोअर्स जो उनका दर्द देखता हूँ, तो खुद ये महसूस होता है कि क्या कितनी बड़ी घटना घट गई। अब मैं जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है कि उन्होंने उसको मरवाया है गैंगस्टर में, तो यदि लॉरेंस बिश्नोई का यदि मैं परिवार को देखूं तो उसके पिताजी हेड कांस्टेबल थी, तो कहीं ना कहीं वो युवा था जब रास्ता भटक गया। तो हमें इस पर गहनता से विचार करना पड़ेगा, हमें अपने पुराने विचारों पर आना पड़ेगा। संस्कार घर से चलते हैं, घरों में बैठकर उन अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। जब मैं यही कहता हूं कि इसीलिए खेल खेलना जरूरी है। यदि बच्चा ग्राउंड पे आएगा, 1 घंटा अपने शरीर को थकावट देगा, तो वो बच्चा क्यों जाएगा, वो फिर जाकर घर अपना आराम से खाना खाएगा और अपनी चारपाई पे सोएगा। इसलिए कहते हैं कि खेल खेलना जरूरी है। खेल खेलेगा तो उसका वो सकारात्मक भी रहेगा, वो हर चीज से बचेगा, वो जाति पाति के जहर से भी बचेगा, वो धर्म के जहर से भी बचेगा कि मैं किस धर्म का हूँ, क्योंकि खिलाड़ी सबका होता है, किसी एक जाति का नहीं होता है, एक परिवार का नहीं होता, एक गांव का नहीं होता, तो वो सबका होता है। और खिलाड़ी सबके साथ सामाजिक तौर पे मिला होता है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अहम है जी। इसलिए युवाओं को और हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को खेल के ग्राउंड पर भेजना चाहिए, ताकि वो सामाजिक बने, क्योंकि हम इंडिविजुअल बनते जा रहे हैं, सामाजिक का छोड़ते जा रहे हैं जी। हम इंट्रोवर्ट हो गए हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं रहे अभी हम अपने, क्योंकि कहां पर जा रहे हैं अभी, आगे भागो, आगे दौड़ो, आगे दौड़ो। हम ये नहीं देख रहे कि अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बुजुर्गों को कहां छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने परिवार को कहां देख रहे हैं, कहां छोड़ आए हैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में। और एक और अहम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, छोटा सा सवाल। खिलाड़ी जो भी पदक जीत कर आते हैं, ओलंपिक से जीतते हैं या फिर शीतकालीन खेलों में, एशियन गेम्स में, देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खिलाड़ियों से, विजेता खिलाड़ियों से और जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। ये जो परंपरा की एक शुरुआत हुई है, ये जो एक आगाज हुआ है, ये मनोबल के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और ऐसी चीजें क्या लगातार की जाती रहनी चाहिए? बिल्कुल शमशेर भाई, देखे एक देश का प्रधानमंत्री एक खिलाड़ियों से संवाद करता है, उनकी तकलीफें पूछता है कि आप किस तरह से, किस स्ट्रगल से गुजरे हो और इस मेडल को कैसे जीता आपने। एक खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। कहते हैं ना, खिलाड़ी कुछ नहीं मांगता, एक शाबाशी मांगता है जी। और यदि हम शाबाशी भी नहीं देंगे तो फिर खिलाड़ी कहाँ से प्रेरित होगा। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बढ़िया मुहिम है कि वो जैसे ही खिलाड़ी जीतता है या हमारी टीम जीतती है तो उनको वो उनके साथ बैठता है, उनके साथ संवाद करता है। ये काबिल तारीफ है प्रधानमंत्री जी का जो सोच है। और मैं बताना चाहूंगा, देखो मैं अपनी इस समय मनोज के नाम से हमारा सपना था कि हम एक ऐसी अकेडमी बनाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज निकले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी अकेडमी का भी एक बच्चा अभी
खेलो इंडिया में खेलेगा 57 केजी में। जी, बहुत बढ़िया, नाम का लड़का। बहुत बहुत बधाई तो आपको सर। हाँ हाँ, तो देखिए हम भी कहीं ना कहीं अपना जमीन जायदाद कोई और बिजनेस कर सकते थे, तो हमने अपनी जो कमाई है, मेहनत की कमाई है, वो सारी सारी खेल मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी पे लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि हमने जो पाया बॉक्सिंग से पाया है और हम वही चीज अब बॉक्सिंग को लौटाना चाह रहे हैं। तो मेरी ये सभी खिलाड़ियों से भी निवेदन है कि आप जब आप गेम से संन्यास लेते हो तो देश के लिए आने वाले युवा खिलाड़ी तैयार करें। जी मनोज जी, बहुत माफ कीजिए राजेश जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जुड़कर बहुत सी ऐसी बातें दर्शकों के सामने रखी हैं जो खेलों के लिहाज से, खिलाड़ियों के लिहाज से और उनके सही मार्गदर्शन के लिए बहुत बेहतर साबित होंगी। और थोड़ी देर बाद कार्यक्रम का आगाज भी होगा एक शानदार तरीके से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे, वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और आपने कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई जी। तो हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच राजेश कुमार राजूंद जुड़े हुए थे। मनोज कुमार राजूंद के भाई हैं। मनोज कुमार जो हिंदुस्तान के ऐसे बॉक्सिंग खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और दर्जनों मेडल जीतकर जिन्होंने देश की झोली में डाले हैं। लेकिन आज जिस मसले को लेकर हम बात कर रहे हैं वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को लेकर हो रही थी। और अब से थोड़ी देर बाद ही इसका शुभारंभ होगा, जब इस कार्यक्रम का आगाज होगा भव्य तरीके से, शानदार तरीके से, औपचारिक, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।